मामू का खत आया था। उन्होंने अम्मा को लिखा था कि उनकी भाभी के मशवरे के मुताबिक वह सारा रुपया इकट्ठे नहीं भेजेंगे, बल्कि 30 रुपए महीना आलिया की तालीम के लिए भेजते रहेंगे, जिससे कपड़ा वगैरह भी बन जाएगा। बुरे वक्त में ज्यादा रुपया पास नहीं रखना चाहिए, हर एक की नजर पड़ती है। अम्मा यह खत पाकर बहुत खुश थी और 3 महीने बाद मनी ऑर्डर वसूल करते हुए उनके हाथ खुशी से कांप रहे थे। मगर आलिया को गुस्सा आ रहा था। एक तो 3 महीने बाद पूछा है, उस पर से सिर्फ 30 रुपए महीने भेजने का फैसला। क्या वह इन बुरे हालात में भी बड़े चचा पर बोझ बनी रहेगी? अम्मा से कुछ कहना बेकार था। मामू के खिलाफ कुछ कहकर वह अम्मा का दिल न दुखाना चाहती थी। वह खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मामू के खत से उसकी जान जल गई थी। जिसके खत का बेचैनी से इंतजार था, वो न आया। इन 3 महीनों में अब्बा ने सिर्फ एक खत लिखा था, जिसमें बड़े चचा के पास आ जाने पर खुशी जाहिर की थी और आलिया को अपनी पढ़ाई जारी रखने का निर्देश दिया था। अपने बारे में एक शब्द भी न लिखा था। अभी वह सोच ही रही थी कि अम्मा ऊपर आ गई। सीढ़ियां चढ़ने की वजह से वह हाफ रही थी, मगर उनका चेहरा खुशी से सुर्ख हो रहा था। भाभी कितनी होशियार हैं, उन्हें तो मालूम ही हो गया होगा कि यहाँ सब नंगे भूखे हैं, लूट खाएंगे। अम्मा फुसफुसा कर बातें कर रही थी। जमील से कहकर तुम एक मास्टर का इंतजाम कर लो और घर बैठे इम्तहान दो। मगर अम्मा, इन रुपयों से क्या होगा? हमें अपने सारे खर्च बर्दाश्त करना चाहिए। कुछ दिन की बात है, फिर अब्बा आ जाएंगे। बड़े चचा ने बहुत अच्छा वकील किया है, अब्बा को कम से कम सजा होगी। क्या पता वह अफसर मरा तो नहीं, मगर इल्जाम तो कत्ल का है। जाने वो कब आए। हाय, अगर उनमें जरा भी शराफत होती तो अपने घर का ख्याल करते। अम्मा को शायद बीते हुए तल्ख दिन याद आ रहे थे। वह जाने क्या सोच रही थी। दुल्हन, ए दुल्हन! नीचे आंगन में खड़ी हुई बड़ी चची अम्मा को आवाज दे रही थी। साथ ही शकील और छम्मी के तूतू मैमे करने की आवाजें आ रही थी। आती हूँ। अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गए? अम्मा बड़बड़ाई, हम इससे ज्यादा रुपए नहीं मंगाएंगे। तुम्हारे बड़े चचा का फर्ज है कि वह हमारी हर जरूरत का ख्याल रखें। आखिर तो उनके भाई का कसूर है, हम खुद से तो इनके घर आकर नहीं बैठ गए। अम्मा जवाब सुने बिना चली गई। तीसरा पहर था, धूप लौट चुकी थी। वह बहुत देर तक अपने बिस्तर पर औंधी पड़ी रही। गली में खिलौने वाला झुनझुना बजाता और बड़ी सुरीली आवाज में सदा लगाता जा रहा था। वह रबड़ वाला बबुआ, यह मस्ताना बबुआ। छम्मी लड़ने भिड़ने के बाद अब घिसी हुई सुइयों से ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजा रही थी। उसने सोचा, इस तरह तो सारे रिकॉर्ड खराब हो जाएंगे। वह शकील से कहकर छम्मी के लिए सुइयों की एक डिबिया जरूर मंगा देगी। धूप पीली पड़ चुकी थी। करीमन बुआ चाय पीने का शोर मचा रही थी, मगर उसका जी न चाहा कि नीचे जाए। वह खुली छत पर आकर उस खुदे पलंग पर लेट गई, जो सारा दिन धूप में पड़ा सकता रहता था। आसपास की छतों पर बच्चों का शोर बढ़ता जा रहा था और मकानों से उठते हुए धुएं की वजह से फिजा सुरमई हो रही थी। पलंग अब तक हल्का सा गर्म था। वह उठकर टहलने लगी। कैसा बुझा बुझा सा जी हो रहा था। उस वक्त तो यही दिल चाह रहा था कि घर से निकलकर कहीं हो आए, मगर कहाँ। वह तो जब से आई थी इस घर से बाहर कदम न निकाला था। छम्मी का जब भी चाहता बुर्का ओढ़कर घरों घरों फिर आती, वो भी सिर्फ मुसलमान घरों में। हिंदुओं से उसे नाराजगी थी। इस घर में तो उसकी दुनिया सिर्फ किताबें रह गई थी। बड़े चचा की किताबों की अलमारी की चाबी उसने संभाल कर अपने बिस्तर में छुपा दी थी। करीमन बुआ चाय पीने के लिए पुकार रही थी। वह मजबूरन नीचे जा रही थी कि छम्मी उसकी चाय की प्याली लिए आ गई। उस वक्त छम्मी का गोल गोल चेहरा बेवकूफी की हद तक संजीदा हो रहा था और आंखें हल्की सी सुर्ख हो रही थी। क्या बात है छम्मी? प्याली लेते हुए उसने पूछा। कुछ नहीं, अब्बा मियाँ का खत आया है। फिर सब खैरियत है ना? वह छम्मी की वो संजीदगी से डर रही थी। नहीं बजिया, उन्होंने लिखा है कि अब तुमको सिर्फ 10 रुपए महीने मिला करेगा, क्योंकि तुम्हारा एक भाई और पैदा हो गया है। उसका खर्च भी बढ़ा है। उन्होंने पूरे 5 रुपए कम कर दिए हैं। अरे, यह बात है! भाई मुबारक हो छम्मी। मेरा भाई क्यों होने लगा? अल्लाह करे मर जाए वो। मेरी अम्मा के साथ मेरे सगे भाई बहन मर गए। मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं। उसने होठ काट लिए। ऐसी बातें न करो छम्मी। फिर आप ही बताइए ना कि हमारे अब्बा जितनी शादियां करे और उनसे जितने पिल्ले हों, वो सब मेरे भाई बहन होंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त वह कितनी मासूम नजर आ रही थी। उसके चेहरे की बनावट ही कुछ ऐसी थी कि वह लड़ते भिड़ते और गुस्से से पागल होते वक्त भी मासूम ही रहती। आलिया ने छम्मी को लिपटा लिया। उस वक्त मझली चचा उसे दुनिया के सबसे बड़े बेदर्द नजर आ रहे थे। उन्होंने दुनिया में बीवियां बदलने के सिवा कोई काम न किया। छम्मी की माँ की मौत के बाद उन्होंने 2 शादियां की और दोनों को जरा जरा सी बात पर तलाक दे दिया।
उनका तलाक देने का भी अजीब ढंग था। बैठक में जाकर तलाक लिखते और बीवी को अंदर भिजवा देते। बस उसी वक्त से बीवी से पर्दा करने लगते। मगर चौथी बीवी ने उन पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया था। ताबड़तोड़ बच्चे पैदा करके उन्हें ऐसा जकड़ा कि दुनिया का न रखा। इधर छम्मी सबके लिए मुसीबत बनी हुई थी। बाप ने मोहब्बत से हाथ खींचकर उसे दुखों का पोट बना दिया था। मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ बजिया। आपको तो सब चाहते हैं, जमील भैया भी आपको बहुत चाहते हैं। बाहर से आकर आप ही के इर्द गिर्द फिरते हैं, बर्तन जैसे हंसी। आलिया ने कांप कर छम्मी को देखा। उसके सामने मेहंदी का लहलहाता पौधा सूख कर काला पड़ गया और फिर कुसुम दीदी की सफेद साड़ी से पानी की बूंदें टपक कर जमीन में लीन हो गई। लाहौल बिला, वो इतनी बुद्धू नहीं है। उसके साथ यह सब कुछ नहीं हो सकता। वह बेवकूफ आदमी जिसे बड़े चचा अपनी किताबों की अलमारी की चाबी तक नहीं देते। छम्मी, तुम बिल्कुल बच्चा हो बस। तुम मुझे समझती क्या हो? ऐसे ऐसे 10 जमील भैया आ जाएं तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? छम्मी ने आलिया की आंखों में गौर से झांका, जैसे वह सच की तलाश में हो। फिर कुछ संतुष्ट सी होकर आलिया से लिपट गई। मैं खुद यही समझती हूँ कि हमारी बजिया ऐसी थोड़ी हो सकती है। वो बड़े फक्र से हंसी। लेकिन बजिया, आप यह तो बताएं कि अब इतने रुपयों में गुजारा कैसे होगा? मुझे तो कोई 10 रुपए भी भेजने वाला नहीं। छम्मी, उसे अब्बा याद आ गए। वाह, मेरे जो 10 रुपए होंगे वो आपके नहीं होंगे बचिया? छमी ने रूठ कर प्याली उठा ली। बस ये ठीक है, मैं उसमें से तुमको एक पैसा न दूंगी। आलिया ने उसे खुश करने को कहा। और हाँ बजिया, वो कल हमारे कमरे में जलसा होगा। छम्मी जैसे सब कुछ भूल कर चौंकी। कैसा जलसा? आलिया ने उसे हैरानी से देखा। अरे मुस्लिम लीग का जलसा बजिया। पर बड़े चचा जो नाराज होंगे। तुम दिल से रहो ना मुस्लिम लीग। आलिया ने उसे समझाना चाहा। वो कौन होते हैं नाराज होने वाले? मैं क्या उन्हें मना करती हूँ कि काफिरों के जलसों में न जाया करें? मगर तुम्हारे मुस्लिम लीगी होने से क्या फायदा होगा? आलिया को दुख हो रहा था। यहाँ तो सब पागल हैं। कुछ नहीं होता, बस मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुस्लिम लीगी हूँ। वह बड़े फख्र से हंसी। बताशे बटेंगे बजिया, ठीक रहेंगे ना? छमी, इतने से रुपए आए हैं और तुमको पूरा महीना गुजारना है। क्यों खामखा ये हरकतें करती हो? आलिया ने उसे फिर समझाना चाहा। वाह, पैसे रुपए की क्या बात है? मैं तो अपनी जान तक निछावर कर दूं मुस्लिम लीग पर। फिर हमारे काफिर चचा को पता चले कि वह जैसे कुछ याद करके तेजी से सीढ़ियां फलांगती नीचे चली गई। अरे छम्मी, क्यों अपनी जान के लागू हो रही है? नीचे से बड़ी चची की आवाज आ रही थी। आलिया छत से हटकर बड़े कमरे की उस खिड़की के पास खड़ी हो गई जिससे निचली मंजिल का आंगन नजर आता था। सचमुच बड़ी बेकही लड़की है। हमने यह नया तरीका देखा है कि औरतें भी जल से जुलूस करें। मर्दों ने क्या कम घरों का सत्यानाश कर रखा है? अम्मा आंगन में बिछे हुए पलंग पर बैठी छालियां काट रही थी। हमारा जो जी चाहता है करते हैं, छम्मी ने अपने खास अंदाज में कहा और हाथ पर पड़ा हुआ बुर्का ओढ़कर बाहर चली गई। मैं क्या करूं? अगर उसके बड़े चचा उस पर नाराज होते हैं तो मेरा भी जी दुखता है। बड़ी चची भी अम्मा के पास तक गई। दादी के जोर से खांसने की आवाज आई तो करीमन बुआ जल्दी से उधर भागी। शाम को छम्मी के कमरे में जगह जगह से फटी हुई लंबी सी दरी बिछ गई और उस पर सारे मोहल्ले के बच्चे आ आकर बैठने लगे। आंगन के एक कोने में दादी का बिस्तर लगा हुआ था। उनके पलंग के आसपास करीमन बुआ ने पानी छिड़क दिया था। वह नन्ही सी पंखिया हाथ में लिए हौले हौले हिला रही थी और बड़ी रहस्यमयी खामोशी के साथ छम्मी और बच्चों का शोर सुन रही थी। उनके चेहरे से पीड़ा झलक रही थी। आलिया उनके सिरहाने बैठ गई और उनके हाथ से पंखिया लेकर झलने लगी। चलिए ना बचिया, आप भी मेरे जलसे में। छम्मी ने आलिया का हाथ पकड़कर खींचा। मैं नहीं जाऊंगी छम्मी, मुझे यह बातें जरा भी अच्छी नहीं लगती। मत जाइए, आपके बिना जलसा थोड़ी खत्म हो जाएगा। वह रुठ गई। मुझे पता है ना कि आप बड़े चचा का साथ देंगी। तुमको मालूम है तो ठीक है। आलिया ऐसी बेहुदा बातों में नहीं जाती। अम्मा ने भी छम्मी को झिड़का मगर छम्मी ने कोई जवाब न दिया। उसका मुंह उतर गया। वह जल्दी से कमरे में चली गई और बच्चों से नारे लगवाने लगी। हाय, अब मैं क्या करूं दुल्हन? उसके बड़े चचा बैठक में हैं। वह यह नारे सुनेंगे तो क्या होगा? 10 बार कहा कि जब जलसा करो तो मिलाद पढ़ा करो, मगर वह नहीं सुनती। बड़ी चची छम्मी के जलसे से बहुत परेशान नजर आ रही थी। अरे इसके बाबा को होश ही कहाँ जो इसके 2 बोल पढ़ाकर ठिकाने से लगा दे। जिसे शौक हो वो खुद अपने 2 बोल पढ़वा ले। छम्मी ने कमरे की दहलीज पर आकर जवाब दिया और फिर मसरूफ हो गई। अरे शकील, उठकर बैठक का दरवाजा बंद कर दे ताकि आवाज न आए। बड़ी चची छम्मी की बात का बुरा मानने के बजाय उसकी हिफाजत का सामान कर रही थी। मैं क्यों बंद करूं? अच्छा है अब्बा एक दिन इसकी हड्डियां तोड़ें। शकील अपने बस्ते में पैबंद लगाते हुए बड़े मजे में
उचका। बकवास करता है। कितनी बड़ी है तुझसे छम्मी? बड़ी चची ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और करीमन बुआ कश्ती में चाय के बर्तन रखे हुए उठ पड़ी। बैठक के दरवाजे बंद करके वो फिर बर्तन लगाने लगी। नारे लगाने के बाद सारे बच्चे छम्मी के साथ गा रहे थे। छम्मी के इस स्वरचित गीत को सुनकर आलिया हंस पड़ी, मगर जैसे ही उसने देखा कि बड़े चचा बैठक के दरवाजे के पास खड़े हैं, तो घबरा कर छम्मी को पुकारने लगी। छम्मी ने मुड़कर देखा और फिर आराम से बच्चों में बताशे बांटने लगी। अरे इस पागल जाहिल को कोई नहीं समझाता, मैं एक दिन इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। बड़े चचा आंगन में आकर खड़े हो गए। गुस्से से उनका मुंह लाल हो रहा था। बच्चे भर्रा कर भाग पड़े। एक बच्चे के बताशे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए थे और बड़े चचा की तरफ सहमी हुई नजरों से देखकर उन्हें चुन रहा था। आप तो बहुत काबिल है ना, मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया है, जो अदालत जहालत के ताने देते हैं। छम्मी भला क्यों चुप रहती? बड़े चचा उसकी तरफ लपके तो बड़ी चची बीच में आ गई। हे, क्या दीवाने हो गए हो जो जवान लड़की पर हाथ उठाओगे? बड़ी चची हाँफने लगी। भाई मार लेने दीजिए, दिल की हसरत तो निकल जाए। छम्मी डट कर खड़ी हो गई। आलिया उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाना चाहती थी, मगर वो उसे भी धक्के मार रही थी। करीमन बुआ हैरान खड़ी थी। कुछ कहने की कोशिश में दादी की सांस चढ़ गई थी और अम्मा तमाशाइयों की तरह पलंग पर बैठी सब कुछ देख रही थी। छम्मी अंदर चलो मेरी बहन, मेरा कहना नहीं मानती? आलिया ने मन्नत की तो छम्मी उसे अजीब सी नजरों से देखती अपने कमरे में चली गई। मैं क्या करूं? किस कदर आजीज किया है सबने। आलिया बेटी, तुम हो, इन लोगों को समझाया करो। बड़े चचा का गुस्सा रफू चक्कर हो चुका था और वो बड़ी बेचारगी से आलिया को देखकर अपनी बेबसी की दाद चाह रहे थे। कुछ मिनट बाद वो सर झुकाए बैठक में चले गए और जरा देर को सन्नाटा छा गया। हाय, अपने जमाने में काहे को यह सब कुछ देखा होगा। करीमन बुआ पटरे पर बैठकर अपने आप से कह रही थी, यह मालिक मुजफ्फर मरहूम का खानदान है, उन्हें तो कब्र में भी चैन न मिलता होगा मालिक। रात का अंधेरा पड़ने लगा तो करीमन बुआ ने लालटेन जलाकर हर तरफ रख दी और आंगन में बिछे हुए खुर्रे पलंग पर बिस्तर लगा दिए। छम्मी के कमरे में से उसकी धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आ रही थी। छम्मी का क्या बनेगा? दादिया ने आलिया की तरफ देखकर धीरे से पूछा। अब उनकी सांस काबू में आ चुकी थी